मेरा नाम शुमाइला है और मैं एक अपर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े ख्वाब की तकमील का दिन है, यानी कि आज मेरी शादी का दिन है अपने मनपसंद महबूब के साथ, जिसे मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे सरतापा मोहब्बत में गिरफ्तार था। वो ना सिर्फ मेरा महबूब था बल्कि मेरी फुफ्फोज़ाद भी था और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे थे। साथ ही खेल कूद कर बड़े हुए थे और हमारी मोहब्बत भी बड़े होते हुए साथ परवान चढ़ने लगी। मुझे नहीं मालूम कि मिकाइल के बारे में मेरे दिल में जज्बात कब से बदलने लगे और कब से दोस्ती मोहब्बत में ढल गई। हम दोनों को ही इस बात का पता नहीं चला। हमारे खानदान वाले इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जज्बात रखते हैं, इसलिए हमारी मंगनी बचपन से ही तयशुदा थी। यानी मेरी मोहब्बत पर मोहर लग गई थी कि अब मैं दुल्हन बनूंगी तो मिकाइल की, वरना किसी की भी नहीं बन सकती। हम दोनों ने इकट्ठे जीने भरने की कस्में खाई थीं। हम दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़े थे और फिर एक ही कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। हमारा मजमून भी एक ही था और MBA करके हम इकट्ठे ही यूनिवर्सिटी से निकले थे। अपनी डिग्री लेकर ये तय था कि हमारी तालीम मुकम्मल होते ही हमारी शादी कर दी जाएगी, क्योंकि मेरे अब्बा और मिकाइल के अब्बा का कारोबार एक था। वो दोनों ही फैक्ट्री के मालिक थे और फैक्ट्री की भागदौड़ अब मिकाइल ने भी संभालनी थी इनके बाद, इसलिए मिकाइल को इस बात की कोई फिक्रमंदी नहीं थी कि मेरी MBA के बाद जॉब ना भी हुई तो मैं बेरोजगारी में ही जिंदगी नहीं गुजार दूंगा, और ना ही मुझे कोई बेफिक्री थी। मेरी जिंदगी अब तक बिल्कुल परफेक्ट थी। हमारा कभी आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। हम एक दूसरे को देख देख कर जीते थे और एक दूसरे के साथ मरने की कस्में खाई थी। हम एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आज मेरे हाथों पर मिकाइल की मेहंदी लगी हुई थी। मैं सरशारी के आलम में अपनी मेहंदी लगे हाथों को देख रही थी। आज मेरी मेहंदी की रात थी और खानदान भर में ये तय पाया था कि हमारी मेहंदी इकट्ठी की जाएगी, यानी मिकाइल और मुझे साथ बिठाकर मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी। मेरे अंदर बहुत से जज्बात फूट रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी से मिकाइल की दुल्हन बन जाऊं और उसके निकाह में आ जाऊं। मिकाइल का भी यही ख्याल था। हम दोनों की जोड़ी चांद सूरज को भी मात दे रही थी। मैंने मेहंदी का पीले रंग का लहंगा पहन रखा था और मेरी अदाएं और हुस्न कयामत ढा रहा था। मैं आज पूरी सज धज के साथ मिकाइल के लिए तैयार हुई थी। मुझे कोई भी देख लेता तो मुझसे नजरें हटाना भूल जाता। मेरा फुल इरादा था कि आज तो मैं मिकाइल को मुकम्मल तौर पर घायल करके रख दूंगी कि आज ही निकाह की फरमाइश कर डालेगा। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। आने वाला दिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि इस दिन मैं मिकाइल की दुल्हन बन जाती और उसके घर हमेशा के लिए रुखसत हो जाती। हमारी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो जाती। मेरी सहेलियां भी मेरे साथ बैठी ढोलक बजा रही थी और मुझे छेड़ रही थी। कह रही थी कि अगर आज तुम्हें कोई भी देख ले तो तुम्हारा दीवाना हो जाए। भाई हल्का फुल्का मेकअप करना था ना, ये ना हो कि अगर कोई तुम्हें अगवा कर ले और मिकाइल बेचारा मुंह लटका कर देखता ही रह जाए। मैं उनकी बात सुनकर अस्तगफुरुल्लाह कह रही थी कि शुभ शुभ बोलें और इस तरह की बातें अपनी ज़बान पर ना लाएं, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मिकाइल का नाम ही जचता था। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, ना ही मैंने किसी और को अपने दिल में जगह दी थी। ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। मेहंदी की रस्म होने में अभी 1 घंटा बाकी था और मेरी सहेलियां मुझे छेड़ रही थीं। कह रही थीं कि कल तो तुम हमेशा के लिए मिकाइल की हो जाओगी और उसकी बाहों में होगी। आज की रात तो कम से कम हमारे साथ गुजार लो और हमें टाइम दे दो। मैं उनकी बातों पर शर्मा रही थी, क्योंकि उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा बेबाक थीं। मेरा रंग अभी से सुर्खी माइल हो रहा था। जिस तरह से वो मुझे मिकाइल के नाम पर तंग कर रही थी। मेरी मामा बाबा शादी के पूरे इंतजामात संभाल रहे थे। हमारे घर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ जगमग जगमग थी। मिकाइल का घर भी मेरे घर के बिल्कुल करीब था। उसके घर में भी जगमग थी। 1 घंटे बाद मिकाइल ने मेरे साथ आकर बैठना था और स्टेज पर हम दोनों की मेहंदी की रस्म अदा होनी थी। मेरे लिए एक एक लम्हा गिनना सुहाने रूह था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी और इसी वक्त मिकाइल
मिकाइल को अपने सामने देख लूं। मैं अपने इस दिन को बहुत ही ज़्यादा यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन जो इंसान सोचता है ऐसा हो भी जाए ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मेरे मुताबिक आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अगले लम्हों में ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बदतरीन दिन बदल जाएगा और मेरा सबसे बड़ा महबूब मुझसे बिछड़ने वाला है, जिसके बिछड़ने का ख्याल ही मेरे लिए किसी अजियत से कम न था। मेरी ज़िंदगी में आज के दिन की शहनाइयाँ एक ऐसे सोग में बदलने वाली थीं जो हमेशा से मेरा मुकद्दर लिख दिया गया था। मेरी मोहब्बत को इतनी बुरी नज़र खा जाने वाली थी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हुआ कुछ यूं कि जब मेहंदी का स्टेज पूरी तरह से सज गया और मुझे स्टेज पर बिठा दिया गया तो अचानक से हमारे घर के बड़े हॉल का दरवाज़ा खुला। मैंने बेताबी से नज़रें ऊपर उठाई कि अब तक तो मैं मिकाइल को देख ही पाऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसे एक हफ्ते में नहीं देखा था। मायूं बैठने की वजह से और मेरी जान निकली जा रही थी। लेकिन अगला मंजर देखकर तो मेरी चीखें निकलते निकलते बची, क्योंकि हमारे घर के दरवाजे से 6-7 अफराद अंदर दाखिल हुए जिन्होंने मुंह पर मास्क पहने हुए थे और उनके हाथ में बंदूकें थी। शादी में आए हुए मेहमान घबरा कर एक तरफ हो गए और मेरी सहेलियां हक तक रह गईं। ये एक ऐसा मंजर था कि क्या सब समझने लगे कि क्या कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा हमारे साथ। और मैं अपने जर्द से लिबास में जर्द चेहरा लिए सामने वाले मंजर को देख रही थी। मेरे माँ बाप के आसान खता हो चुके थे, क्योंकि इन्हें इल्म हो चुका था कि आज के दिन उनके घर डकैती होने जा रही है, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये शादी वाला घर है और यहाँ से अच्छा खासा माल बटोरा जा सकता था। उन्होंने आते साथ ही बंदूकें तान कर मेरे माँ बाप की गनपट्टी पर रख दी और कहा कि जो कुछ भी है आराम से इधर हमारे सामने लेकर आओ, ताकि हम अपना और तुम्हारा वक्त ज़ाया ना करें। जो भी जेवरात, सोना और कीमती चीज़ें हैं, जितने भी पैसे घर में हैं, वो हमारे पास रख दो। खबरदार जो किसी ने पुलिस को इतला देने की कोशिश की तो, वरना हम जान लेने से भी बाज नहीं आएंगे। शायद डाकुओं का सरदार, जिसने स्याह रंग का मास्क पहना हुआ था और जिसकी स्याह घंघोर आंखें वहशत का पता देती थी, उसने मेरे बाप की कनपटी पर बंदूक तान रखी थी। मेरा बाप इस अचानक अफ्ताद पर हवास बाख्ता हो गया था और मेरी माँ तो बेहोश होते होते बची थी। मैं स्टेज पर दुल्हन बनी ये सारा मंजर किसी मोम की गुड़िया की तरह देख रही थी, जिसमें अब कोई सख्त न हो और वो हरकत ही नहीं कर सकती हो। जब मेरे बाप ने कहा कि हमारे पास जो कुछ भी है हम वो तुम्हें देने को तैयार हैं, बस हमारा पीछा छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज मेरी इकलौती बेटी और प्यारी बेटी की शादी है। हम इस शादी में कोई भी हंगामा नहीं चाहते। तो अचानक से उस सरदार की नज़र मुझ पर पड़ी और फिर पीछे हटना भूल गई, क्योंकि मेरा हुस्न कयामत ढा रहा था और वे मेरे हुस्न को बिल्कुल भी ताब ना ला सका। उसकी आंखों में वहशत की बजाय हैरत और जुनून उतर आया। मैं जो पहले से ही इतना डर रही थी, मज़ीद घबरा कर अपने ही आप में सिमटने लगी और दिल में मिकाइल को याद करने लगी कि मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ देने वाला और मेरा होने वाला अजीज़ुल जान मेरा शौहर कहाँ गया। वो तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा था। वो डाकू आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाप की कनपटी से बंदूक हटाकर मेरी तरफ बढ़ा और मेरे वजूद की रही सही सांसें भी जैसे निकलने लगी। मेरे बाप ने ये मंजर देखा तो उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। कहा कि मेरी बेटी को कुछ भी मत कहना, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब तुम्हें दे दिया जाएगा बगैर चूंच रां के। लेकिन वो तो शायद मेरे बाप की बात सुन ही नहीं रहा था और किसी ट्रांस, किसी कैफियत में मेरी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। जब वो मेरे मुकाबिल आया तो उसने मेरे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। उसके झटके की वजह से मेरे हाथों में कांच की चूड़ियाँ टूटकर फर्श पर गिर गईं और मेरे बाजुओं को लहूलुहान कर गईं। मेरे हाथ में फूलों के गजरे अपनी बदकिस्मती पर रोने लगे और मेरी आंखें ऐसी थी गोया अभी छलक पड़ेंगी, लेकिन आंसू बिल्कुल जामद रह गए मेरी आंखों में, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शौक लगा था कि मैं किसी बुत की तरह खड़ी थी और कोई मुज़ाहमत भी नहीं कर पा रही थी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, वाह, आज तो मुझे इंतहाई नायाब चीज़ मिली है।
मेरी अब तक की चुराई गई चीज़ों में से सबसे कीमती और सबसे मुनफरिद उस हीरे के होते हुए मुझे यहाँ से किसी मज़ीद मालो दौलत की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो खबासत से कहका लगाने लगा और मैं उसकी बात सुनकर ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरे रहे सही अवसान भी ख़ता हो चुके थे। मेरी ज़ुबान जंबश से इनकार कर चुकी थी। उसकी बात सुनकर मेरा बाप उसके कदमों में गिर गया और कहा, खुदारा हम शरीफ लोग हैं, हमें बख्श दो। कहो तो इस घर का सारा कीमती सामान तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूं, मगर मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरे लिए ये डूब मरने का मकाम था कि मेरा इज्जतदार बाप, जिसने ज़िंदगी में कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाए थे और अपना वकार कायम रखा हुआ था, उसको यूं किसी के आगे झुकते देखकर मैं ज़मीन में गड़ी जा रही थी। मेरा बस न चलता था कि सामने वाले इंसान नुमा दरिंदे को अपने हाथों से कत्ल कर दूं या अपना ही गला दबा लूं। कम से कम ये ज़िल्लत तो ख़त्म होना। मैंने अब शिद्दत से अपने रब को याद किया कि या खुदा, ये कैसी अजियत है, कैसा इम्तिहान है। मगर मेरे दिल की फरियाद आसमान से टकराकर वापस पलट गई और मुकाबिल खड़े उस शख्स की गिरफ्त मेरे हाथों पर मज़ीद सख्त हो गई। उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर किसी ने दरमियान में आने की कोशिश की तो इधर ही भून कर रख दूंगा। उसकी आवाज़ में ऐसा जलाल था कि जो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया और मेरा महबूब, मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाला साथी दरवाजे के पास खड़ा ये तमाशा देख रहा था। उसकी हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। उस पर भी वैसी ही अज़ियत तारी थी जैसी मुझ पर गुजर रही थी, मगर वो भी उनकी बंदूकों के आगे बेबस हो गया। उस डाकू ने मुझे अपने साथ घसीटा और दरवाजे की समत बढ़ने लगा। मेरा गैरतमंद बाप उसके कदमों में ढेर हो गया। ज़ोर से उसकी टांग पकड़ ली, मगर उस बेशर्म इंसान ने मेरे बाप को पीछे की जानिब धक्का दिया, जिससे मेरा बाप दूर जा गिरा। उनका सर फर्श से टकराया। मैं ये सारा मंजर देखकर होश में आई और पूरी कुव्वत से खुद को आज़ाद करवाने लगी, मगर मैं नाजुक मिजाज लड़की, जिससे कभी कोई कांटा भी चुभता तो उसे निकालने वाले मौजूद होते थे, अब अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी ज़िल्लत और अज़ियत में मेरे साथ कोई न खड़ा था, बल्कि सब लोग ही सहम कर कोनों खुदरों में छुप गए थे। वो बड़े हक के साथ मुझे घसीटता हुआ मेन गेट से बाहर ले आया। उसके कारिंदे भी उसके पीछे पीछे थे। उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे गाड़ी के अंदर डाल दिया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और जो मेरा मान था, मेरा मिकाइल, वो बुत बने खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। शायद उसमें इतनी हिम्मत न थी कि मुझे उनसे छुड़वा सकता, या शायद मौत का खौफ उस खुशी से ज़्यादा था जो मेरी संगत उसे देने वाली थी। मैंने गाड़ी के शीशों से दूर से उसे देखा था। उसका चेहरा मेरे आंसू में धुंधला गया था। मैं बार बार अपनी आंखें खुरच रही थी और अब कौन सी आवाज़ में रोए जा रही थी, फरियाद कर रही थी अपनी ज़िंदगी के लिए कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मेरा क्या कसूर था, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरा हुस्न ही सबसे बड़ा कसूरवार था। वो डाकू जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गया और ज़ोर से गाड़ी स्टार्ट की, सड़क पर भगा कर ले गया। उसके कारिंदों की गाड़ियाँ उसके पीछे पीछे थीं और मैं हैरान थी कि क्या पूरी दुनिया में कोई भी मेरा मददगार नहीं जो मुझे इनसे बचा सकता। क्या सारी दुनिया ही गफलत की नींद सो चुकी थी कि एक कमज़ोर लड़की को बचा नहीं पाए। मैंने अपना सर ज़ोर ज़ोर से शीशे के साथ मारना शुरू कर दिया। शायद ये मेरी अज़ियत की इंतहा थी या शायद मेरी अज़ियत की इब्तिदा थी, क्योंकि जहाँ से मेरी अज़ियत शुरू होने वाली थी वो रात जो मेरे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई थी, मेरी पूरी ज़िंदगी की सबसे अंधेरी रात में तब्दील हो चुकी थी। मैं ज़ारो कतार रो रही थी, क्योंकि अब मैं सदमे से निकलकर दुख की कैफियत में आ चुकी थी। ये गम इतना ज़्यादा था कि मेरे आंसू भी उसका मदावा नहीं कर पा रहे थे, मगर इस बेहिस इंसान नुमा दरिंदे पर मेरे आंसुओं का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अचानक ऐसा हुआ कि मैं रोते रोते गश खाकर गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक नीम अंधेर कोठड़ी में इधर उधर सर पटका। शायद मेरा
जब मेरी आंख खुली तो मैं एक नीम अंधेर कोठरी में इधर उधर सर पटकने लगी। शायद मेरे हवास अभी तक बेदार नहीं हुए थे, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर में बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दिमाग बेदार होने लगा तो मुझे वो सारी अजियत और तकलीफ नए सिरे से सही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो शायद बाहर से लॉक था। ये एक नई नीम अंधेर सी कोठरी थी जिसमें मुझे कैद किया गया था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। तकरीबन आधा घंटा मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाती रही और मुसलसल रोती रही। हिम्मत बिल्कुल भी बाकी ना रही तो मैं निढाल सी होकर एक तरफ बैठ गई, दीवार से सर टिका लिया, अपनी किस्मत पर नए सिरे से मातम करने लगी। फिर अचानक ही दरवाजे के चिरमिराने की आवाज़ आई, जैसे कोई उसे खोल रहा हो। जब दरवाज़ा खुला तो रोशनी की एक बूंद अंदर दाखिल हुई और रोशनी के साथ मेरी ज़िंदगी को अंधेर करने वाला शख्स भी अंदर दाखिल हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे कदमों में आकर बैठ गया और बड़े ही गौर से मुझे देखने लगा। अब उसने चेहरे पर मास्क नहीं पहना हुआ था। उसकी आंखें काली स्याह थीं और बाल कंधों तक आते थे। रंग सांवला था। मुझे पहली नज़र में उसे देखकर ही इससे शदीद नफ़रत महसूस होने लगी और मैंने इस नफ़रत को छुपाने की कोई भी कोशिश नहीं की। मैंने पूरे ज़ोर से अपने हाथों से उसे पीछे कर धकेला कि वो ज़मीन पर लुढ़क गया। फिर जब वो उठा तो एक ज़ोरदार कहका लगाते हुए उठ खड़ा हुआ और कहा, वाह, तुम तो बड़ी ही जानबाज लड़की हो। मुझे पता था मेरी पसंद इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे किसी से पहली नज़र का इश्क हुआ है और मुर्तज़ा को जिससे इश्क हो जाए मुर्तज़ा उसे छोड़ दे, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? उसने बड़े ही गरूर से कहा और मुझे देखा। वो फिर से मेरे आगे मेरे सामने बैठ गया। अपने सांवले हाथ मेरे सफ़ेद चेहरे पर लगा दिए। मुझे उससे शदीद कराहियत महसूस हुई और मैंने फिर से उसे पीछे धकेला, लेकिन इस बार उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं नाकाम रही। उसने कहा कि इतनी हसीन लड़की को इतना नखरा करना तो बनता ही है। मैं तुम्हें इस बात के लिए, इस गुस्ताखी के लिए माफ़ करता हूँ। हालांकि मैंने कभी किसी को कोई माफ़ी नहीं दी कभी, लेकिन तुम वो पहली इंसान हो जिसकी हर गलती मैं माफ़ कर सकता हूँ और कर दूंगा। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मुझे मेरी शादी की रात उठा कर ले आए हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर देती, तुम्हें दान कर देती, लेकिन तुमने इतनी घिनौनी हरकत करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने कहा, तुमसे माफ़ी मांग भी कौन रहा है, क्योंकि मैं गुनाह इतने ज़्यादा कर चुका हूँ कि मुझे की माफ़ी की कोई उम्मीद भी नहीं है। चलो एक गुनाह और सही, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा शफाफ हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने रात भर सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे निकाह ही कर लूं, क्योंकि तुम जैसी शरीफ लड़कियां हलाल हराम के चक्रों में ही पड़ी रहती हो। मैं चाहूँ तो तुम पर अभी और इसी वक्त दस्तरस पा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारा नाजुक सा दिल नहीं तोड़ना चाहता। बस तुम ये सोचो कि आज जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने जा रही है वो लड़का बदल दिया गया है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदल दी गई है। अब मैं ही तुम्हारा सरताज हूँ और मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। इसलिए चुपचाप मेरी संगत में आने की हामी भर लो, शरीफ और मशरकी लड़कियों की तरह, वरना ज़बरदस्ती करना तो मेरा रोज़मर्रा का मामूल है। उसकी बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थीं। मैंने कहा कि भूल है तुम्हारी। मैंने अपनी ज़िंदगी में मिकाइल के अलावा किसी का तसव्वुर नहीं किया। गुनाह समझती हूँ मैं उसके अलावा किसी भी मर्द के बारे में सोचकर और तुम जैसे घटिया इंसान के साथ निकाह कर लूँ। तुमने ये बात कह भी कैसे दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। मैं किसी जंगली बिल्ली की तरह उस पर झपटी, मगर वो एक तवाना मर्द था। उसने एक झटके से मुझे उठाकर बेड पर पटक दिया। मेरी रही सही जान भी निकल गई जब वो पूरा मेरे ऊपर झुक गया। उसकी स्याह आंखें अब गुस्से से लाल पड़ चुकी थीं, मगर वो जब्त कर रहा था। उसने मेरा मुंह अपने हाथ में दबोचा और मुझे अपने करीब तर करके मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला कि मुझे जंगली बिल्लियां पसंद नहीं हैं। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो निकाह वाला ऑप्शन निकाल दूंगा और अपने सारे हक वसूल कर लूँगा। मगर मैं चाहता हूँ कि जिससे मुझे पहली नज़र का इश्क हुआ है उसको इतना तो हक दूँ कि वो मेरे ताल्लुक में जायज़ तरीके से आए। आज का पूरा दिन और पूरी रात तुम्हें सोचने का वक्त देता हूँ।
तुम भी क्या याद करोगी? कल निकाह ख्वां आएगा और तुम वैसा ही करोगी जैसा तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम गलत तरीके से मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हो या दुरुस्त तरीके से, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ये कहकर वो मेरे ऊपर से हटा और बाहर निकल गया। दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। उसकी बातें सुनकर मुझे अपना आप किसी खाई में गिरता महसूस होने लगा। शायद मुझे ऐसी बदनसीब लड़की दुनिया में कोई भी नहीं होगी जिसे शादी के दिन अगवा कर लिया गया हो। मैं ज़ारों कतार रो रही थी। मेरी सिसकियाँ और आहें सुनने वाला कोई भी नहीं था। जब अपनी किस्मत पर खूब रो धो कर बैठी तो शाम ढल गई। अब मेरा दिल दिमाग थोड़ा थोड़ा सा बेदार होने लगा और मैं ये सोचने लगी कि मैं इस काल कोठरी से कैसे फरार हासिल करूं। सदमे और दुख से निकलकर अब अगला मेरा कदम यहाँ से फरार हासिल करना था। ये एक छोटा सा कमरा था जैसे हम घरों में स्टोर बनाते हैं, बिल्कुल वैसा। इस कमरे में खिड़की नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बस एक रोशनदान सा था जो काफ़ी ऊंचा था और जिस तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने सोचा कि इस रोशनदान से झांक कर तो देखूं कि मैं आखिर कहाँ पर लाई गई हूँ और ये इलाका कौन सा। अगला लाहिया अमल तैयार करने से पहले इस जगह के बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी था। कमरे में एक सिंगल बेड, एक कुर्सी और एक मेज़ रखी थी जहाँ पर मुझे खाना लाकर दिया जाता था। मैं एकदम से बेड पर उठी और मेज़ को खींचते हुए इस रोशनदान के नीचे तक ले गई ताकि ऊपर चढ़कर मैं रोशनदान से बाहर झांक कर बाहर का नज़ारा कर सकूं। लेकिन जब मेज़ पर चढ़ी तो रोशनदान फिर भी ऊंचा था। मैंने कुर्सी उठाकर मेज़ के ऊपर रखी और कुर्सी पर चढ़कर देखने लगी। रोशनदान काफ़ी तंग सा था। मैं बमुश्किल ही उसके अंदर से झांक पाई। जब बाहर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे क्योंकि ये जगह एक साहिल समंदर के करीब थी और इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। सिर्फ एक कमरा ही था जो कि किसी खंडर का पता देता था जिसमें मैं कैद होकर रह गई थी। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर देखा था, हद्दे नज़र पानी ही पानी था। मेरा दिल भी इस समंदर में डूबता हुआ मुझे महसूस हुआ क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरे फरार का कोई रास्ता नहीं बचा। इतने में दरवाजे के करीब मुझे आहट महसूस हुई। मैंने जल्दी से कुर्सी और मेज़ को अपनी जगह पर रखा और बेड पर निढाल होकर गिर पड़ी। दरवाज़ा खुला और वही दुश्मने जहाँ अंदर आता दिखाई दिया जिसने मेरी ज़िंदगी एक पल में रौंद कर रख दी थी। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी और वो कदम कदम चलता हुआ मेरे करीब आया, मेरे साथ बेड पर बैठ गया। मैं नफरत से उसको देख रही थी और उसकी आंखों में एक शिद्दत और एक जुनून, एक सरशारी थी जो किसी चीज़ को हासिल करने के बाद होती है। मैं ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी, इसलिए फ़ौरन नज़रें झुका लीं। अब मेरे पास एहतजाज करने के लिए भी लफ्ज़ ख़त्म हो चुके थे क्योंकि वो इतना बेहिस और शफ़ाक इंसान था कि उसे मेरी बात का ज़रा सा भी असर नहीं होता था। मैं ठंडे दिमाग के साथ कुछ सोचने लगी थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। कहा, लगता है तुमने मेरी ऑफ़र के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, इसलिए कोई एहतजाज नहीं कर रही। देखो, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। मैंने लोगों से इतना कुछ लूटा है कि मैं तुम्हारे लिए एक महल तामीर कर सकता हूँ और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दान कर सकता हूँ। तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा क्योंकि तुम मेरा पहला इश्क हो जिसे मैं किसी कीमत पर भी नहीं खो सकता। मुझे उसकी इस तरह की बातों से मज़ीद नफ़रत महसूस हो रही थी। मुझे सिर्फ मिकाइल की ज़बान से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनना पसंद था और वही यहाँ पर मौजूद नहीं था। न जाने वो किस हाल में होगा, वो भी मेरी तरह यकीनन तड़प रहा होगा। उसने कहा कि अगर तुमने फैसला कर लिया है तो क्यों ना आज ही निकाह कर लें। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों में इल्तिजा थी। मैंने कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे मज़ीद सोचने के लिए वक्त दो, क्योंकि एहतराम, अगले बंदे की राय का एहतराम मोहब्बत का तकाजा है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया। कहा कि जितना वक्त चाहती हो ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम अच्छी तरह से गौर फिक्र कर लो, मगर इनकार मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। इनकार की सूरत में जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा वो तुम अच्छी तरह से जान गई होगी। मैं बग़ैर निकाह के ही तुमसे अपने सारे हक वसूल कर लूँगा और मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। निकाह की शर्त तो सिर्फ मैंने तुम्हारी खातिर रखी है क्योंकि तुम लड़कियां बहुत सेंटी होती हो। मैंने उसकी बात सुनकर चुपचाप खाने की ट्रे अपने आगे खिसका ली
और खामोशी से खाना खाने लगी। वो मुझे देखता ही रहा। मैंने यही सोचा था कि एहतजाज करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, अपनी एनर्जी ही ज़ाया होगी। इसलिए मैं खामोशी से अपना लाहे अमल तैयार करना चाहती थी और मेरा मकसद सिर्फ यहाँ से फ़रार हासिल करना था, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने कहा कि तुम निकाह तो करना चाहती हो, लेकिन निकाह के तकाज़ों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बोला, कैसे तकाज़े? मैंने कहा कि एक लड़की निकाह के हवाले से वाकई बहुत जज्बाती होती है। वो चाहती है कि इसका निकाह ऐसी धज से हो कि सब देखते रह जाएं। वो अपने इस दिन को ख़ास बनाना चाहती है। क्या तुम इस काल कोठरी में मुझसे निकाह करोगे? वो मेरी तरफ देखकर नासमझी से बोला कि जो तुम कहोगी वैसा ही होगा, जहाँ तुम कहोगी वैसे ही कर लेंगे, बस तुम हामी भरो। मैंने कहा कि अब वापसी का मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। अगर मैं वापस चली भी गई तो मेरे होने वाला शौहर मुझे कबूल नहीं करेगा और ना ही मेरे घर वाले कबूल करेंगे, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मेरा नसीब तुम्हारे साथ ही जुड़ा है तो मेरा निकाह किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ज़िंदगी हो, लोग हंसते बसते हों, ताकि वो भी यादगार लम्हात का हिस्सा बन सकें। क्या तुम्हारे दोस्त अहबाब या तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप इसमें शामिल नहीं हो सकते? मेरे इस सवाल पर वो सोच में पड़ गया। कहा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि निकाह में गवाहान के तौर पर पेश किए जाएंगे और मेरा कोई भी अजीज़ व अकारब नहीं है। मैंने कहा, अगर कोई भी रिश्तेदार नहीं तो फिर जगह का इंतखाब तो कम से कम अच्छा ही होना। मैं इस काल कोठी में तुम्हारे साथ निकाह के बोल नहीं पढ़ सकती। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मेरा एक बड़ा सा फार्म हाउस है, मैं अपने निकाह को यादगार बनाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। कल शाम हम वहाँ जाएंगे और तुम किसी शहजादी की तरह तैयार होकर मेरे सामने आओगी और मैं तुमसे निकाह करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे मज़ीद जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन निकाह का जोड़ा मेरी पसंद का होना चाहिए। क्या तुम मुझे शॉपिंग पर नहीं लेकर जाओगे? उसने कहा कि अभी तुम्हें ले जाना खतरे से खाली नहीं है, क्या पता तुम वहाँ से फरार ही ना हो जाओ। मैंने कहा, एक कमज़ोर लड़की से डरते हो क्या? उसने कहा, नहीं, डरता नहीं हूँ, बस एहतियात करना चाहता हूँ। तुम कल रात से पहले यहाँ से नहीं निकलोगी और मैं ड्रेस डिज़ाइनर को लेकर आऊँगा। जो जैसा ड्रेस तुम बनवाना चाहो उससे बता देना, किस तरह का रंग हो, किस तरह का ड्रेस हो, वो एक ही रात में तैयार होकर आ जाएगा। तुम भी फिक्र मत करो। दिल में मैं ठंडी आहें भरने लगी, लेकिन बज़ाहिर खुद को नॉर्मल रखा ताकि उसे शक में न डाल सकूं। ये बात करके वो चला गया और मैं एक बार फिर से निढाल सी होकर बेड पर गिर गई। अगर मेरा प्लान नाकाम हो रहा तो फिर क्या होगा, इसके आगे मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। मैं अब कल रात का इंतज़ार कर रही थी, जो शायद मेरी आज़ादी की रात होगी या शायद मेरी बर्बादी की रात होगी। अगले दिन की सुबह वो एक ड्रेस डिज़ाइनर को मेरे पास लेकर आया, जो कि शायद उसका कोई जानने वाला था। मुझे लग रहा था कि ये डाकू बड़ा ही असर व रसूख वाला है, इसलिए सबको ख़रीदना जानता है। मैंने उससे बेदिली से अपने ड्रेस का ऑर्डर दे दिया और वो चला गया। अब मुझे रात का इंतज़ार था। जूँ ही रात हुई, वो मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल कर आया और कहा, चलो हमें जाना होगा। मैं उसी बात के तो इंतज़ार में थी। मैं फ़ौरन से बेड पर से उठी और उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। बाहर जैसा नक्शा मैंने जहन में सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। ये कराची का साहिल समंदर था और इर्द गिर्द कोई आबादी का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ एक काल कोठरी ही थी जिसमें मुझे 3 दिन से रखा गया था। सामने एक काले रंग की करोला खड़ी थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बैठने को कहा। मैं चुपचाप अंदर बैठ गई और वो मेरे साथ लगकर बैठ गया, क्योंकि गाड़ी उसका दोस्त चला रहा था। गाड़ी वहाँ से निकली और एक सड़क पर रवाना हो गई। इर्द गिर्द के लोग और आबादी को देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन मैं अगर गाड़ी में ही चिल्लाना शुरू कर देती तो शायद मेरी कोई भी ना सुनता। मैं इतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी और ज़रा सा भी रिस्क नहीं ले सकती थी। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वो मुझे अपने फार्म हाउस लेकर चला गया, जो कि बहुत बड़ा और वसी फार्म हाउस था। निकाह के पूरे इंतजामात किए गए थे, स्टेज फूलों से सजाया गया था, मगर लोगों और मेहमानों के नाम पर उसके चंद गुंडे दोस्त ही मौजूद थे। मगर मुझे अपना काम करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए भी नहीं थे। मैं अपने रूम में चली गई जहाँ मुझे तैयार करना था। मैंने वो मखसूस चीज़ जो मेरी आज़ादी का परवाना थी अपनी चादर में छुपा रखी थी।
जब मुझे पूरी तरह तैयार करके स्टेज पर लाया गया तो मेरा हुस्न क़यामत ढा रहा था। वो डाकू जिसका नाम मुर्तज़ा था मुझे देखते ही मबहूत सा हो गया था। मेरी तरफ चलकर आने लगा ताकि मेरा हाथ थाम सके, मुझे अपना सके। मैंने अपना दाहिना हाथ उसके हाथ में थमाकर चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजा ली। वो मेरी रजामंदी समझकर मज़ीद चहक गया और कहा कि निकाह खां को लाया जाए। मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। जैसे ही निकाह खां आया मैंने अपने ब्लाउज़ में से पिस्टल निकालकर उस लड़के के सर पर तान ली। मेरी इस हरकत पर सब हक्का बक्का रह गए और मुर्तज़ा जहाँ खड़ा था वहीं साकत हो गया। मेरी आंखों में वहशत, नफ़रत और इंतकाम की आग जल रही थी, यूँ कि सबको गोलियों से भून डालूंगी। मैंने कहा, ख़बरदार, जो कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं सबको मार डालूंगी। मुर्तज़ा के दोस्तों ने तो हाथ खड़े कर दिए मगर वो जेबों में हाथ डाले हैरत से मुझे तक रहा था। उसने कहा कि तुम्हारा ये अंदाज़ मुझे पसंद आया, मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए। मैंने उसकी बात सुनकर एक फायर फिज़ा में किया और दूसरा उसके पैर में चला दिया। वो लड़खड़ा कर गिरा था। उसने कहा, देख लिया ना, मैं जान भी ले सकती हूँ, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैं बंदूक ताने अब उसके दोस्त की जानिब बढ़ी जिसकी जेब में चाबी थी। मैंने चाबी निकाली और बाहर की जानिब जाने लगी। मुर्तज़ा चिल्लाने लगा कि पकड़ो इसको, जाने मत देना, मगर सबको मौत का खौफ लाहक था। कोई मेरी जानिब न बढ़ा। मैं गाड़ी तक आई, जल्दी से अंदर बैठी और जन से भगा कर ले गई। मेरे हाथ कपकपा रहे थे क्योंकि ऐसी सूरत हाल से मैं ज़िंदगी में पहली बार दो चार हुई थी। मैंने फार्म हाउस आते वक्त ही मुर्तज़ा की जेब से पिस्टल निकाल लिया था क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ कर बैठा था। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई, उनका ठिकाना बताया और सारी सूरत हाल से आगाह किया कि किस तरह से मुझे यरगमाल बनाया गया था। अब मैं अपने घर की जानिब रवां थी। आंसुओं और शिद्दत जज्बात से मेरा चेहरा सुर्ख था। घर पहुंची तो मेरे घर वाले रो रो कर बेहाल हो चुके थे। मुझसे लिपट गए, कहा कि कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। मैं भी उनसे लिपट कर रोने लगी। फिर मिकाइल के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तब से घर नहीं आया और तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने जल्दी से उसे कॉल की और मैं वापस आ गई हूँ। मेरे घर वालों ने शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी की इज्जत महफूज रही थी। मिकाइल आया तो मेरी तरफ लपका, कहा कि तुमने तो मुझे पागल कर दिया था यार, मैं तो मर जाता तुम ना मिलती तो। उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि मैं तब तुम्हें बचा नहीं सका। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। पुलिस ने इतला दी कि इन गुंडों और उनके सरदार को हिरासत में ले लिया गया है। मेरी जान में जान आ गई और मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि अगर मैं हिम्मत ना करती तो शायद आज उस गुंडे की मनकूहा होती। उसी रात मेरा मिकाइल से निकाह हो गया क्योंकि वो अब एक मिनट भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहता था। प्यारे दोस्तों, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कोई ख़तरा भी मोल लेना पड़े तो ये रिस्क ले लें, क्योंकि एक बार इज्जत चली जाए तो वापस नहीं मिलती। कहानी अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।